नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सिविल सर्विस चैनल पे आप उसको तुरंत देख लीजिएगा। उसमें लगातार अपडेट करते रहेंगे वीडियो, उसमें आप देखते जाइएगा। उसी में टेस्ट सीरीज भी जुड़ती जाएगी, उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जुड़ते जाएंगे। उसी में जो है आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट जितने भी उसमें सिलेबस में पॉइंट है, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, ये सारे वीडियो उसी में जुड़े हुए हैं। लोअर पीसेस मेंस की तैयारी करने के लिए आपको 3 प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करनी, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। बात करेंगे पेपर 2 के पहले सेक्शन की, जिसमें हम लोग देखेंगे जनरल साइंस और उसके बाद मैथ्स को, और फिर एक और सेक्शन आएगा जिसका नाम हिंदी सेक्शन है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें लंबाई की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये सबसे छोटी है, डी। फिर उसके बाद मैच दी फॉलोइंग। एक तरफ है डिवाइस और दूसरी तरफ है वो क्या करती हैं, क्या काम उनसे होता है। एम मीटर करंट को नापने के लिए, ए का हो गया 3। हाइग्रोमीटर जो है ये नापता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बी का होगा 4। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस वजन नापता है 2, और बैरोमीटर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1। 3 4 2 1 बी। इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो। तो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, वेलोसिटी है, फोर्स है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम में स्केलर है, डी। अब इसके बाद अगर हम लोग बर्फ पे चलें तो ये हमारे लिए कठिन क्यों हो जाता है, जबकि रोड में हम आसानी से चल लेते हैं उसी तरीके से। ऐसा इसलिए है क्योंकि चलने के लिए ज़रूरत पड़ती है फ्रिक्शन की, जो कि बर्फ़ में कम होता है, रोड में ज़्यादा। फ्रिक्शन इन स्नो इज लेस देन दैट ऑफ रोड, डी। फिर है कि सरफेस टेंशन क्यों होता है। तो सरफेस टेंशन होता है कोहेसिव फोर्स की वजह से, सेम एलिमेंट के 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वजह से, बी। अब इसमें अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट और रीजन पे आधारित। स्टेटमेंट आपके सामने है, लोहे की बनी हुई एक गेंद मरकरी में तो तैर जाएगी, लेकिन यही गेंद पानी में डूब जाएगी। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल। चाहे वो लोहे की गेंद हो या फिर लोहे की कोई कील हो, वो मरकरी में तो तैरेगी लेकिन पानी में डूब जाएगी, ये सही बात है। उसके बाद क्या इसका कारण ये है कि जो आयरन की रिलेटिव डेंसिटी है वो मरकरी से ज़्यादा है। तो ये वो वाला सल्यूशन है जिसमें इस वाली चीज़ को हमें डुबाना है। तो अगर डूबने वाली चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा हुई तो ये तो सल्यूशन में ऐसे डूब जाएगी, लेकिन अगर कम हुई तो ये तैरेगी। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि मरकरी में ये आयरन की गेंद तैर रही है। तो तैर तभी रही है जब इसकी रिलेटिव डेंसिटी कम है, जबकि यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा बोली है। ये गलत, सिर्फ स्टेटमेंट सही है, रीज़न गलत। ए इज़ करेक्ट, आर इज़ फॉल्स, सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में हम लोग को पता है खाना जल्दी बन जाता है। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न बताना है। क्योंकि प्रेशर कुकर का मतलब है कि अंदर ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, और अगर अंदर ज़्यादा प्रेशर बन रहा है तो पानी वहाँ पे भाप नहीं बनेगा, वो वहीं पे गर्म पानी बना रहेगा जिससे खाना जल्दी बन जाएगा, बी। एट हायर प्रेशर वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हायर टेम्परेचर, बी। उसके बाद सेम टाइप का क्वेश्चन 8 नंबर भी है। स्टेटमेंट आपके सामने है कि जैसे ही आप ज़्यादा हाइट पे जाते हैं वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। सही बात है, ये पानी जो है वो हाइट पे कम टेम्परेचर पे भी उबल जाता है। स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या इसका रीज़न ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाइट बढ़ने पर बढ़ता है, नहीं हाइट बढ़ने पर वो घटता है।
और यही रीज़न है कि जब हम लोग ज़्यादा हाइट पे होते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ है नहीं। तो ये गलत हो गया, स्टेटमेंट सिर्फ सही है। ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, सी अगेन। अब इसमें नेक्स्ट है कि फार साइटेडनेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे याद करने की ट्रिक आप ये समझिए कि जैसे लिखा है साइटेडनेस, इसके पीछे जो कुछ भी लिखा है तो वैसी ही चीज़ दिख रही है, उसके अपोजिट वाली नहीं दिख रही। फॉर एग्जाम्पल फार साइटेडनेस तो सिर्फ फार फार ही दिख रहा है, पास की चीज़ नहीं दिख रही है। तो फार साइटेडनेस में वन कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये तो हमने बता ही दिया, ये सही है। और अगर ये सही है तो आंसर नहीं होगा, बिकॉज गलत वाला चुनना है। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस लेंस का बड़ा हो जाता है, सही है। इमेज बनती है रेटिना के पीछे, ये रेटिना है, इधर कहीं इमेज बनती है जबकि रेटिना पे बननी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक ऐसी लेंस चाहते हैं जो लाइट को यहीं पे लाके इकट्ठा करे, पीछे ना जाने दे, कन्वर्ज कर दे। तो यहाँ पे इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कनकेव नहीं कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे जो कि कन्वर्जिंग है। डी यहाँ से गलत है। अब इसमें स्टेटमेंट आपके सामने है, 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से सही कौन कौन से हैं ये बताइए। तो जो कंफर्म हमें सही लग रहे हैं उस पर चलते हैं। जैसे 4 नंबर है, अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, सही बात है। तो चौथा हमें डेफिनेटली चाहिए, ए ऑप्शन गया, बिकॉज चौथा वहाँ पे है नहीं। एक और चीज़ इसमें हम ये देख सकते हैं कि पहले नंबर में लिखा हुआ है कि हार्ट का जो वाइब्रेशन है हमारे हृदय का, वो इंफ्रासोनिक होता है फ्रीक्वेंसी में। ऑब्वियस सी बात है, हम हार्ट की धड़कन जरूर सुन सकते हैं लेकिन उसका कंपन नहीं सुन सकते। तो ये भी सही है। फर्स्ट वाला जिन्होंने नहीं लिया है उसको भी काट देंगे, जैसे बी। इसके अलावा सेकंड वाले में साउंड की जो स्पीड है वो गैस में ज़्यादा होती है लिक्विड और सॉलिड से, ऐसा कुछ नहीं है। साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, एंड देन गैस में। यहाँ पे गैस में इन्होंने सबसे ज़्यादा बोली है, ये गलत। तो 2 डेफिनेटली गलत होगा, इसीलिए डी भी चला गया हमारा। सी यहाँ से एकदम करेक्ट हो गया, बिकॉज जो मार्क नंबर हैं वो साउंड की स्पीड को दर्शाते हैं कि 2 गुना है, 3 गुना है, कितने गुना है साउंड की स्पीड से। इलेक्ट्रिक मोटर को लो वोल्टेज पर चलाने पर मोटर जल जाती है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिक मोटर जिस मटेरियल से बनी वो मटेरियल तो बार बार चेंज होगा नहीं, इसलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। R होता है V/I, और अगर R कांस्टेंट है तो वोल्टेज कम करने पर करंट बढ़ जाएगा, और करंट अगर ज़्यादा पहुंच गया मोटर में तो उसको छत विछत कर देगा। सो द मोटर विल ड्रॉ मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज, यही हम कहना चाहते थे। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कौन से गलत हैं इसको पहले छांट लेंगे। हमको ये पता है कि एटम का ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो बाउंड्री है इस पे ऐसे घूमते कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अंदर रहते हैं, ये गलत। बी में भी इन्होंने सेम बात बोली है, इलेक्ट्रॉन रिमेन इनसाइड, गलत। उसके बाद यहाँ डी में भी इन्होंने यही बोला, इलेक्ट्रॉन रिमेन इनसाइड, ये गलत। तो सी करेक्ट हो गया। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बाहर, सही है। एक इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, -e के बराबर, यानी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज ए। प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस ई। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होते हैं, दे आर न्यूट्रल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस में नेट चार्ज कैसा होता है, तो पॉजिटिव, बिकॉज न्यूक्लियस में 2 चीज होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, प्रोटॉन का +e, तो नेट चार्ज दोनों को जोड़ के हुआ +e। एक एटम में ऑर्बिट भरने का जो क्रम है उसको कौन से नियम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये डिसाइड होता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से ए। 15 नंबर भी असर्शन रीजन से है। असर्शन आपके सामने है, कोई भी केमिकल रिएक्शन ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा तेजी से होने लगते हैं, सही बात है। क्या इसका रीज़न ये है कि ज़्यादा टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल ज़्यादा गति से मूव करने लग जाते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, सही बात है, इसका रीज़न यही है।
तो दोनों सही है, और आर जो है वो ए को समझा भी पा रहा है कि ए में जो भी हो रहा है आर की वजह से हो रहा है, यानी ऑप्शन ए। फिर उसके बाद 16 नंबर है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? तो हमने आपको बताया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सी। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर रिवॉल्व करता है। 17 नंबर भी असर्शन रीजन। असर्शन आपके सामने है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है क्या? नहीं, दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है, मतलब बाएं से दाएं। ये सही है, इनफैक्ट ये गलत है। क्या इसका रीजन ये है कि एटॉमिक रेडियाई जो है, मतलब एटम की जो रेडियस है ये ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। सही बात है, साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी, ये सही है। ऊपर वाला गलत है। ओनली रीजन इज करेक्ट, ए इज फॉल्स, आर इज करेक्ट, डी। इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ना सिर्फ बहुत हार्ड है बल्कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से ये होता है कि वो टूटता नहीं है ज़मीन पे गिराने से। नाइक्रोम होगा। नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट होता है, जब आप हीटर जलाते हैं तो लाल लाल जो चमक जाता है वो नाइक्रोम ही है। टंगस्टन यूज होता है बल्ब में। उसके बाद 19 नंबर है, अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो ये है ऑक्सीजन, बी। हम लोग की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन ही। डायमंड के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मिनरल कंपोजिशन क्या है? तो डायमंड के बारे में सभी को पता है कि दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है और कार्बन का एलोट्रोप है, इसलिए ए। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन से ऐसे टाइप का इकोसिस्टम है जहाँ पर बायोमास का जो पिरामिड है वो उल्टा हो जाता है? पिरामिड नॉर्मली ऐसे बनता है लेकिन इस वाले का ऐसे हो जाता है। तो पिरामिड हमेशा ऐसे कहाँ पे बनता है? समुद्री इकोसिस्टम में या फिर वाटर बेस्ड किसी भी इकोसिस्टम में, जो कि यहाँ पर है पॉन्ड, बी, तालाब। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बाइस्फेनॉल क्या होता है? तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो फूड पैकेजिंग में काम में आता है, यानी कि भोजन को इस केमिकल को लगा के आप पैक कर दीजिए, वो ज़्यादा समय तक खराब नहीं होगा। अ केमिकल यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल, सी। वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है? तो ऑक्सीजन चाहिए और एसिटिलीन चाहिए, बी। अब इसके बाद 24 नंबर है कि ज़्यादा बार किसी चीज़ को तल के बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्यों? इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा तेल के इन्फ्लुएंस में कार्सिनोजेनिक पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तेल लंबे समय से तक मत खाइए, कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। बेंजापिरिन ये सब बनने लगता है, बी। किसी भी प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस जा रहे हैं, ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है? कौन कंट्रोल करता है? प्रोटोप्लाज्म वॉल, बी। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा ऐसा पौधा है जो कि कीड़े पकड़ता है, मतलब कीटभक्षी पौधा? तो ये है यहाँ पे नेपंथेंस, डी। उसके बाद 27 नंबर है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण सबसे ज़्यादा पौधों में बीमारियां होती हैं? प्लांट डिजीजेस, पादप रोग, यह है फंजाई। कवक के लगने से सबसे ज़्यादा बीमारियों का खतरा होता है प्लांट में, बी। इनफैक्ट ए। 28 नंबर है कि हरे पौधों में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली क्या होता है? तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये सभी को मालूम है। तो ऑक्सीजन ली नहीं जाती, जहां जहां पे इन्होंने बोला है वहां वहां काट दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, बी। उसके बाद 29 नंबर देखिए, यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर अवेयरनेस बेस्ड सवाल है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा ज़रूर। जैसे ब्राह्मी जो है इसको ब्रेन की टॉनिक बोलते हैं, मस्तिष्क का टॉनिक, तो ए का होगा 4, ए का 4 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी में टिक करिए और आगे बढ़िए, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। बाकी भी आप चाहें तो देख सकते हैं।
जो सदाबहार का पौधा होता है वो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है, बी का होगा 1। पेपरमिंट यानी पुदीना जो है वो वातहर यानी कि पेट रोगों से निजात दिलाता है। उसके बाद जो तुलसी है ये कफ से छुटकारा दिलाता है, ये होगा 3। फाइलेरिया जो रोग है वो किसके कारण होता है, मच्छर के, बैक्टीरिया के, किसके? तो नहीं, ये हेलमिंथेस के कारण होता है, सी। अब इसमें कौन से ऐसे टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसमें एक बॉडी सेगमेंट पाया जाता है, तो यह है एनेलिड, डी। ह्यूमन बॉडी के अंदर पानी का इनमें से कौन सा काम नहीं है, तो ये एक इमर्शन मीडियम है, सारी चीजें इसमें विसर्जित कर दीजिए, सही बात है ये। उसके बाद बॉडी के अंदर जल चक्र को मेंटेन करना सही है, मेटाबॉलिक सब्सटेंस होता है, हेल्प करता है सारी चीज़ों में, सही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डी करेक्ट हो गया, क्योंकि वो एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए इनएक्टिव रोल नहीं डिसाइड करता है, मतलब इनएक्टिव नहीं होता एसिड बेस बैलेंस के लिए, एक्टिव होता है पूरी तरीके। तो 32 का हो जाएगा डी। उसके बाद 33 नंबर अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा ऐसा भोजन का कंपोनेंट है जिसके ऑक्सीडेशन के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो ये फैट है। हालांकि इसका ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, शरीर से मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार हो गया सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी से मिलती है, फैट से, सी। हम लोग की बॉडी में पीने के अलावा और कौन से तरीकों से पानी जा सकता है, तो भोजन में भी थोड़ा बहुत पानी होता है, हमको पता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज का एक बार ऑक्सीडेशन हो गया तो उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है, उससे हमें मिल जाता है, ए। लेकिन इतना नहीं कि हम पिए ना कुछ, नॉर्मली 6 से 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए सभी को। अब इसमें कौन सा ऐसा अंग है जिसका बॉडी की इम्यूनिटी से, रोग प्रतिरोधक क्षमता से कोई इतना खास लेना देना है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रेन। ब्रेन अगर एक्टिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोग एंटर नहीं कर सकते बॉडी के अंदर। 36 नंबर में पानी से संबंधित आपको 2 बीमारियां दी गई हैं। जो पहली वाली है वो तब होती है जब आपने ऐसा पानी पी लिया हो जिसमें मरकरी मिला हो, पारा मिला हो, तो मरकरी से संबंधित बीमारी होती है मिनमेटा डिजीज, यानी ऑप्शन सी पहले होगा। और बाकी अगर पानी में नाइट्रेट ज़्यादा है तो सभी को पता है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, सी। अब इसमें मैच दी फॉलोइंग है, लेकिन पहले पढ़ लीजिए करना क्या है, कौन से पेयर करेक्टली मैच कर रहे हैं, मतलब आमने सामने आंसर कहाँ कहाँ पे सही है बस ये बताना है, मैच नहीं ऐसे करने लग जाना है। तो क्या नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, क्या ये मैसूर में है? तो जी नहीं, ये पुणे में है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। तो पहले वाला गलत है, गलत है, गलत है, तो सी यहाँ से करेक्ट हो गया, बिकॉज सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये वाला केंद्र है हैदराबाद में, और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये गुड़गांव में है। मैथ सेक्शन की यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। एक कमरा है जिसमें 2 टाइप के लोग हैं, लड़के और लड़कियाँ, ये बॉयज़ और ये हो गई गर्ल्स। बॉयज़ कितने थे शुरू में, x मान लीजिए, और गर्ल्स को मान लीजिए y। द स्क्वायर्ड नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की संख्या का स्क्वायर, y स्क्वायर, ये कितना है, बॉयज़ का नंबर जितना भी है उसके स्क्वायर से 28 कम, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 28, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया 28, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन आपको गिवन है, इफ़ देयर वर 2 मोर गर्ल्स, अगर लड़कियां 2 हो जाएं, अभी ये कंडीशन छोड़ दीजिए, शुरुआती कंडीशन से अगर 2 लड़कियां ज़्यादा हों, y प्लस 2, देन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वुड हैव बीन इक्वल, जितने लड़के उतनी लड़कियां, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। ये आपकी दूसरी हो गई। x के रिजल्ट को यहाँ रख देंगे तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 28, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तरीके से दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, y से y कैंसिल, 2 14 जा, ये 2 उधर जाएगा माइनस होगा, 14 में से 2 गया 12, 2y इज इक्वल टू 12, तो y हो गया आपका 6। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 आप यहाँ रख दीजिए,
x की वैल्यू मिल जाएगी, y से 2 ज़्यादा, इट विल बी 8। लड़के लड़कियां मिला के शुरू में कितने थे? 6 8 14 बी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इस वाले का सल्यूशन। ये 1 प्लस दिस माइनस दिस ये सब चल रहा है, तो 1 से कुल मिला के लेस क्या हो रहा है वो समझिए। 1/20, फिर 1/20 स्क्वायर, फिर 1/20 क्यूब, यानी ये 1 जो है वो रहेगा, बहुत छोटी संख्या इसमें से लेस होगी, तो ऐसा नंबर हमारा आंसर होगा जो 1 से थोड़ा सा ही कम हो, 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ आंसर नहीं होगा। और अगर हम इसमें एग्जैक्टली सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.95239, 38 आएगा, मतलब सॉरी, इट विल बी बी। अगला देखिए यहाँ पे परसेंटेज का छोटा सा सवाल है। कोई एग्ज़ाम है जिसके पासिंग मार्क्स शुरू में 40% है, मतलब 40% से ऊपर वाले ही पास होंगे कुल मिला के। एक ऐसा स्टूडेंट निकला जो 200 नंबर लाया लेकिन 40 से फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि 40 और लाता तो जस्ट पास होता। तो 200 + 40 यानी 240, 40% के बराबर है। मैक्सिमम मार्क्स यानी 100% शुरू में। ये कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 240 × 100/40, 6 × 100, 600 नंबर का पेपर था बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए रेशियो प्रपोर्शन का। 2 लोग हैं, ये रमेश हैं और ये हैं सुरेश। 2 पैरामीटर की इनकी बात करनी है, एक तो इनका इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर। सेविंग यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जितनी सैलरी लाए उसमें से जो खर्च कर दिए वही तो बचाए, तो जो लाए वो इनकम है, जो खर्च किए वो एक्सपेंडिचर है और जो बच गया वो सैलरी है, मतलब सेविंग है। यहाँ पे इनकम का रेशियो 5/4 था, तो इनकम 5x और 4x, एक्सपेंडिचर का था 3/2, 3y और 2y। रमेश की सेविंग बताइए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 5x - 3y, और इनकी बताइए सुरेश की तो 4x - 2y। दोनों की सेविंग 1000 रुपये महीने, तो चाहे 5x - 3y हो ये भी 1000, या फिर 4x - 2y हो ये भी 1000। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 3 से, बिकॉज y कैंसिल कराना है हमको। तो नई इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ी स्पेस यहाँ पे देते हैं। और y ही क्यों कैंसिल किया, हम x भी तो कर सकते थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सम ऑफ मंथली इनकम, और वो x पे डिपेंड करती है इनकम, इस वजह से x जीवित रहना ज़रूरी है, y कटेगा। 10x - 6y = 2000। इस पूरी इक्वेशन से 2 को गुणा किया, ऐसे इसको 3 से किया तो 12x - 6y = 3000। लेस किया, ये कट गया, ये -2x, ये -1000, तो x बराबर आ गया 500। आपसे टोटल इनकम पूछिए, यानी 4 और 5 9x, 9 × 500 यानी 4500 ए। इसके बाद देखिए एवरेज का क्वेश्चन। 50 बक्से थे, सबका वजन सेम था। उसके अलावा 5 बक्से थे जिनमें से हर एक का वजन 105 किलो था। तो ये हैं 50 और ये हैं 5, टोटल हैं 55 बक्से। जहाँ तक 50 बक्सों की बात है तो उनका वजन पता नहीं हर एक का कितना था, तो x मान लिया। जो 5 है उनका 105 है, और इनको मिला दिया तो 55 बना, और टोटल वजन 55 में हर एक का हो गया 95। x की वैल्यू बताइए, यानी 50 में से हर एक का कितना वजन था ये बताना है। वेटेड एवरेज लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि 50, 5 और 55 यही नंबर यूज़ करें, हम इनका रेशियो ले सकते हैं। 5 10 जा, 5 1 जा, 5 11 जा। तो आपके पास यहाँ पे देखिए 10 बक्से हैं, हर एक का वजन x, तो सम हुआ 10x। यहाँ पे एक बक्सा है, हर एक का वजन 105, तो टोटल वेट 105। तो अभी तक का सम ये निकला। एवरेज आपको दिया है 95, बिकॉज हर एक का वजन मतलब एवरेज 95 दिया है, तो सम होगा 95 × 11। ठीक, हर एक का 95, तो 11 का 95 × 11, 10x होगा यहाँ पे 95 × 11 यानी 95, 1045 - 145 यानी 940। x की वैल्यू आ गई 94 यानी 94 किलो बी।
इसके बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट का आसान सा सवाल। 50,000 रुपये देने थे, तो 50,000 में से 8,000 दिए, उसके बाद 24,000 और दिए, तो 32 दे चुके हैं, 18,000 अभी भी बाकी हैं। जो 8,000 दिए उसका इंटरेस्ट रेट 5.5% पर एनम के हिसाब से लगता था। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 8,000 में? बिकॉज अंत में हमें दिया है कि एक साल में टोटल इस पूरे 50,000 पे 3680 का ब्याज मिला, तो 8,000 पे कितना मिला होगा? 5.5%। 5% हो जाएगा 400, आधा परसेंट हो जाएगा 80 का आधा 40, दिस विल बी 440। और इस 24,000 पे 6% के हिसाब से, तो यहाँ पर 1% होगा 240, इंटू 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1440। ये 1880 रुपये कुल ब्याज मिल चुका है 32,000 में से। तो बाकी जो ब्याज है 3680 माइनस 1880 यानी 1800, वो किस पे मिल रहा है? बाकी के 18,000 पे। तो बाकी के जो 18,000 रुपये हैं उस पे कितने इंटरेस्ट पर ब्याज मिला, क्या रेट था? तो कुल मिला के ये देखिए भाई कि 1800 जो है वो 18,000 का कितना परसेंट है? तो 10% ही तो है, इसी पे मिला होगा सी। डिफरेंस यहाँ पे आपको बताया है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने में लगता है 1 साल के लिए। तो 1 साल में बताइए कितने 6 महीने आते हैं? 2 6 महीने। 12% पर एनम यानी 1 साल का 12%, तो आधे साल का 6%। तो 2 बार 6 महीने के लिए 6% के हिसाब से ब्याज लगेगा, और डिफरेंस आया है आपका 36 रुपये। तो थ्योरम यूज़ करेंगे, ये है प्रिंसिपल। इसका अगर आप R% ले लेते हो तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलता है 1 साल के लिए, और ये जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिला इसका R% लेने पर 2 साल का आपको कंपाउंड और सिंपल के बीच में डिफरेंस मिल जाता है, CI माइनस SI 2 साल के लिए। ये थ्योरम पेड में जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं डॉक फाइल में, उसमें हमने बता रखा है। तो ये जो चीज़ है इसी का यूज़ करेंगे। आपको ये जो 2 साल का, मतलब 2 साल का भले ही नहीं लिखा है लेकिन चार्ज तो 2 बार हुआ ना, 6% 2 बार, तो वही चीज़ 36 गिवन है, यानी किसी चीज़ का 6% 36 है, 6 जा तो 1% 6 है, तो वो पूरी चीज़ क्या होगी? 100% 600 होगी। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब पीछे एक कदम और चलिए, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का यहाँ पर 6% है, तो किसी चीज़ का 6% अगेन 600 है, तो वो चीज़ क्या होगी? 100 इंटू 100 यानी 10,000 होगी। ए कुछ नहीं किया, 6% 600 था, 1% हो गया 100, तो 100% 100 इंटू 100। 45 नंबर है, कोई कंपनी है जो शुरू में 15% का डिस्काउंट देती है MRP पर ऑब्वियसली, लेकिन इसके बाद भी 19% का लॉस, इनफैक्ट प्रॉफिट हो जाता है इसे। तो मान लीजिए प्रोडक्ट है 100 रुपये का, 19% का प्रॉफिट हुआ यानी 19 रुपये ऊपर बेचा, तो सेलिंग प्राइस हुआ 119। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस है किसी ना किसी MRP पर 15% डिस्काउंट देने के बाद आया, यानी MRP के हिसाब से अगर हम देखें तो 15% डिस्काउंट यानी 85% पे इसको फिक्स किया, 119 के बराबर है। 517 इनफैक्ट 17 5 जा 17 7 जा, तो 5% का मतलब हुआ 7। कोई चीज़ शुरू में 100% होती है, 5 का 20 गुना 100 होता है, तो 7 का 20 गुना 140 होगा, MRP हो जाएगी 140। ये रही हमारी शुरुआती सिचुएशन। अब इसमें आखिर में हुआ क्या? प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो 12% बढ़ा दी, मतलब कि 100 ना होके 112 हो गया, 12% ऊपर, और नया MRP इशू कर दिया जो कि शुरू वाले MRP से 10% ज़्यादा था। तो शुरू वाला MRP 140 था, इसका 10% 14 होगा, 140 और 14 154 रुपये MRP हो गया, ठीक। लेकिन 15% डिस्काउंट देने वाला जो प्रोसेस है उसको इन्होंने जारी रखा, यानी इस पे अगर हम 15% का डिस्काउंट दे दें, 15.4 और 7.2 22.6, तो 154 माइनस 22.6,
ये हो गया आपका 131.4, ठीक। 131.4 रुपए में 112 रुपए की चीज को बेचा जा रहा है। यह है आपका 19.4, इतने रुपए का इसको जो है प्रॉफिट हुआ 112 पे। परसेंटेज वाइज बताना है, 19.4 बटे 112 इंटू 100 यानी 1940 बटे 112। ये हो जाएगा करीब करीब 17%। 17% के आसपास वैल्यू यहाँ कौन सी है, 16.87 अप्रॉक्सीमेटली। सी को टिक करके हमें आगे बढ़ना होगा। फिर है यहाँ पे पार्टनरशिप का, 3 लोग हैं बी और सी, इनके कैपिटल का यानी कितने कितने रुपए लगाए इस बात का रेशियो है 7 बटे 6 बटे 5 और जो टाइम का रेशियो है वो है 4 बटे 7 बटे 9। तो प्रॉफिट का रेशियो बताना है। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ए के लिए 7 4 28, 6 7 42 होगा बी के लिए और 5 9 45 होगा सी के लिए। यही रेशियो यहाँ से करेक्ट हो गया, 28 42 45 बी। अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी नाम के 2 एलॉय हैं। गोल्ड और कॉपर का रेशियो इसमें 5 बटे 3 है और इसमें 5 बटे 11 है, यानी इसमें टोटल चीज 8 है, इसमें टोटल चीज 11 5 16 है। एक तीसरा एलॉय बनाया इक्वल अमाउंट ऑफ दीज एलॉयज मिला के, यानी जितना ए है उतना बी चाहिए, लेकिन ये तो अलग अलग है, ये 8 है ये 16। तो एक काम करते हैं, इसको भी 16 बनाते हैं। तो 5 9 के 10 बिकॉज डबल करना है, 3 9 के 6। तो नए वाले में गोल्ड और कॉपर का रेशियो बताइए। दोनों गोल्ड को ऐड किया तो 10 5 15, दोनों कॉपर को हमने ऐड किया तो 6 11 17। रेशियो ऑफ गोल्ड टू कॉपर 15 बटे 17 सी। एक कार है वो कुछ दूरी को 4.5 घंटे में तय कर सकती है। अगर मान लीजिए वो डिस्टेंस डी है तो ये होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अगर x है, टाइम हमको गिवन है 4.5, तो ये हुआ आपका 4.5x इक्वेशन 1। अगर स्पीड 5 से बढ़ जाए यानी x + 5 हो जाए तो आधे घंटे कम लगेंगे उसी डिस्टेंस d को कवर करने के लिए। स्पीड इनटू टाइम पहले लग रहे थे 4.5, आधे घंटे कम 4 घंटे लगेंगे। सेकंड इक्वेशन, इन दोनों में LHS में d कॉमन है, RHS इक्वेट होगा 4.5x = 4 टाइम्स ऑफ x + 4। 4.5x = 4x + 16, इनफैक्ट 20। तो 0.5x बराबर होगा 20 के, तो x बराबर होगा 40 के। शुरुआती स्पीड आपको चाहिए जो कि है 40, हमने x मानी थी b। एक और क्वेश्चन देखिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से। एक पर्सन है जो शुरू के 600 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, फिर 800 किलोमीटर बस से, उसके बाद 500 किलोमीटर प्लेन से और फिर 100 किलोमीटर कार से। तो 6 8 14 5 19 1 20, 2000 किलोमीटर वो टोटल चला। एवरेज स्पीड बतानी है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 2000 है, टाइम अलग अलग निकालना पड़ेगा बिकॉज स्पीड अलग अलग है। तो 600 के लिए स्पीड थी 80, तो टाइम हुआ 600 बटे 80। उसी तरीके से जब 800 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही थी तब स्पीड 40 थी, इट विल बी 800/40। जब 500 किलोमीटर जा रहे थे तो स्पीड थी 400, उसी तरीके जब 100 किलोमीटर जा रहे थे तो स्पीड थी 50। ये चीज हो गई। अब इसे सॉल्व करना आसान है। ये 2000, नीचे एलसीएम आपने ले लिया 400, 85 + 6 × 5 = 30, 3000। 40 10 बार में काटेगा, 800 × 10 8000। 400 एक बार में, इट विल बी 500, 5 8 = 800। ये 400 ऊपर जाएगा, 2000 × 400 डिवाइड बाई 8 3 11 और उसके बाद 1300, 12300। 20 20 कट, 8000 बटे 123 यानी कि 66 सही 5 बटे 123 ए। अगला क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क से। x नंबर ऑफ वर्कर हैं, x आदमी किसी काम में लगे हुए हैं, 30 दिन लगते हैं, तो वर्क बराबर होगा मैन इनटू डेज। यही काम तब पूरा हो जाएगा, सेम वैल्यू होगी, इट विल बी इक्वल टू, जब 6 लोग और आ जाएंगे x + 6 और
10 दिन कम लगेंगे, पहले 30 लग रहे थे अब 20 लगेंगे। ये 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 12, x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू बतानी थी, आ गई 12 सी। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से पाइप्स एंड सिस्टर्न का। दो पाइप हैं जो 15 और 12 घंटे में टंकी भर देते हैं, जबकि तीसरे वाला 4 घंटे में खाली कर देता है। इतना फास्ट पाइप है वो। जो पाइप 15 घंटे वाला है उसे आप 8 बजे खोलें, जो 12 घंटे वाला है उसे आपने खोला 9 बजे, और खाली करने वाला पाइप जो है 4 घंटे वाला उसे आप खोले 11 बजे। कितने टाइम पर टंकी जो है वो खाली हो जाएगी? तो सबसे पहले आप यहाँ पर टोटल टंकी में पानी कितना है ये एज्यूम कर लीजिए, जो कि होगा 15, 12 और 4 का एलसीएम 60 लीटर। जहाँ तक पाइप P1 का सवाल है पहले वाले का, तो 15 घंटे में 60 लीटर तो 1 घंटे में 4 लीटर। उसी तरीके से P2 जो है 12 घंटे में 60 लीटर तो 1 घंटे में 5 लीटर 60/12। और P3 जो है नेगेटिव एफिशिएंसी होगी क्योंकि वो खाली कर रहा है टंकी को, 4 घंटे में पूरी खाली कर लिया तो और 1 घंटे में 15 लीटर खाली करेगा। ये चीज़ हमने अभी डिसाइड कर ली। अब इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि लास्ट वाले पाइप को जो खाली कर रहा है उसको 11 बजे खोला, लेकिन इसके 3 घंटे पहले आप पहले वाले को खोल चुके थे। यानी जब तक तीसरे वाला खुला पहले वाला 3 घंटे से काम कर रहा था, तो पहले वाला 1 घंटे में 4 लीटर तो 3 घंटे में 12 लीटर भर चुका होगा। उसी तरीके जब आप 9 बजे दूसरे वाले को खोल दिए तो 11 बजते बजते वो 2 घंटे काम कर चुका होगा कि नहीं? तो 5 लीटर हर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 10 लीटर, तो ये 22 लीटर टंकी जो है वो यहाँ पे भर चुकी होगी। अब ये जो 22 लीटर भर चुकी है इसी को खाली करने और काम खराब करने आ जाएगा P3। जब P3 चालू हो जाएगा तो P1 P2 बंद तो होंगे नहीं, ये भी चालू होंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी जुड़ेगी 4, 5 और -15, यानी कुल मिला के -6। तो भले ही P1 P2 एक्टिव है लेकिन P3 इतना पावरफुल है कि नेट में अगर हम देखें तो 6 लीटर हर 1 घंटे में खाली हो रहा है। तो खाली कितना करना है? जितना भर चुका था, 22/6। तो 6 3 18 4 3 4/6 3 2/3, तो 3 घंटे पूरे पूरे लगेंगे और 2/3 घंटे लगेंगे। तो 2/3 × 60, 3 घंटे और 40 मिनट। 11 बजे से 3 घंटे 40 मिनट यानी 2:40 पे टंकी खाली हो जाएगी डी। बाद आप 52 नंबर देखिए। एक शॉपकीपर है, उसके पास एक लाइन है, दुकानदार के पास इतनी स्पेस है जिसमें लाइन में उसे अपने खिलौने लगाने हैं। अब उसमें उसने कई सारी लाइन और बना दी। अब इनमें से जो हर एक लाइन है अगर उसमें 5 खिलौने रखे जाते हैं तो सारे खिलौने रखने के बाद भी उसको एक खिलौना बच गया, यहाँ जगह नहीं बची कि उसको रख दें, ऐसे ही और भी कंडीशन दी गई हैं। तो यहाँ पर थोड़ी हम लोग एनालॉजी ये भिड़ाएंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि 5 टॉय अगर रखे तो 1 बच गया, इसका मतलब किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया तो 1 बच गया। एलिमिनेशन मेथड से बेस्ट और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंडीशन आपके सामने ये है कि अगर हर एक लाइन में उसने 13 खिलौने रखे तो कोई भी खिलौना उसके पास बचा नहीं, मतलब रिमाइंडर 0। तो ऐसा नंबर हम लोग यहाँ पे चुनेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज, जो 13 से पूरी तरीके से कट जाए और रिमाइंडर ना दे। ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा, उसको टिक कर देंगे। तो 13 दूनी 26, 8 0, 13 6 78, 21 बचा जो 13 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 13 दूनी 26, ये 100, 13 7 91, ये 9, ये 1, 13 7 91 कट गया, बस टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आगे कुछ और नंबर 13 से कटते हुए दिखाई पड़े, इसको भी चेक कर लेंगे। 13 दूनी 26, 13 निम्न 117, ये 3 1, 13 दूनी 26, 5 रिमाइंडर बच गया, ये नहीं होगा। 13 3 39, ये नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट बी हमारा सही आंसर है।
अब ये जो आपके पास नंबर्स हैं इनमें सबसे बड़ा छांटिए, ये 2√20 को थोड़ा करते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई। ये 2 उधर आएगा, ये 4 का 2 बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4√5, ये 4√5 है, ये 6√5 है। तो जो 6√5 है वो 4√5 से बड़ा है ना, तो 4√5 छोटा हो गया, ये नहीं होगा। अगर हम √5 की बात करें तो ये 2 पॉइंट समथिंग आता है, ये 6 दूनी 12। अगर हम √7 की बात करें तो ये 2 पॉइंट समथिंग आता है, ये 7 या 8 के आसपास वैल्यू देगा। ऑप्शन बी कट। ये 3√2 बहुत ही छोटा है क्योंकि 3 × 1.414 आप समझ सकते हैं 5 के आसपास आएगा। तो बाय डिफॉल्ट सी हमारा सही आंसर है। 54 नंबर अगर हम देखें, x टाइम्स ऑफ 3 - 2/x = 3/x। ब्रैकेट ओपन किया तो 3x - 2/x × x = 3/x, ये कटा 3x - 2 = 3/x। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 3x - 3/x = 2। 3 कॉमन, x - 1/x = 2, यानी x - 1/x आपके पास है 2/3। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, x - 1/x का होल स्क्वायर, ये आपको क्या दे रहा है 2/3 का होल स्क्वायर, x² + 1/x² माइनस 2 × x × 1/x = 4/9, ये कटा x² + 1/x² आपको मिला 4/9 + 2, यानी कि 22/9। ये 22/9 यहाँ से सही है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें 9 2 = 18, 2 4/9 यानी कि सी। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 55 नंबर पे। ट्राइंगल पर आधारित हमारा ये सवाल होगा कि ट्राइंगल आपके पास है ABC हमने बना दिया ट्राइंगल। अब उसमें O एक सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का मतलब ऐसा पॉइंट है जहां पे सारे मीडियन मिल जाएं। पहला मीडियन AD है। मीडियन आप जानते ही होंगे, ट्राइंगल वीडियो आपने हमारा देखा ही है जो पेड वाले हैं। ये D, ये B से चला E पे रुका, ये C से चला F पे रुका, ये सारे मीडियन है 1 2 3। अब ये कहाँ कहाँ पे एक दूसरे को काटे हैं, O पॉइंट पे। मीडियन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो, इनफैक्ट सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो पूरा ट्राइंगल जितना भी है, उसका जितना भी एरिया है, मान लीजिए 5A है तो 5 पार्ट में बट जाएगा बराबर बराबर। यहाँ पे ट्राइंगल AOE इसका एरिया है 15। तो ऐसे जितने भी पोर्शन है ना 1 2 3 4 5 6 सब में 15 15 हो जाएगा। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है, हमें बताना है BDOF। ये पूरा कितना है 15 15 30 B। 56 नंबर भी ट्राइंगल पर आधारित है। आपके पास अगेन एक ट्राइंगल है ABC। अब उसमें ये जो साइड BC है इसके पैरेलल एक लाइन आपने खींच दी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। अब ये जो लाइन पैरेलल है ये वाली, इसने पॉइंट, इनफैक्ट जो साइड AB है उसको P पे काटा, तो ये P हो गया। उसी तरीके जो साइड AC है उसको Q पे काटा, ये हो गया। PB आपका 4 है, दिस इज 4, और APQC बराबर है, ये बराबर ये, ठीक। अगर ये चीज x है तो ये चीज भी x होगी। उसी तरीके AQ आपका 9 है। अब ये पूरी लेंथ बताइए तो x + 4, उसी तरीके ये पूरी लेंथ हो जाएगी x + 9, ठीक। अब इसमें ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर हैं? जब भी BC के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है तो ये छोटा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर ट्राइंगल के साइड के रेशियो बराबर होते हैं। अगर मैं ट्राइंगल APQ में ये वाली साइड उठाता हूं AP और इस पूरे ट्राइंगल में AB उठा लूं तो यही रेशियो बराबर होगा इधर की साइड का AQ और AC।
ए पी आपका x है, ए बी आपका x+4 है, ए क्यू आपका 9 है और ए सी हो जाएगा हमारा x+9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, x² + 9x = 9x + 36। 9x से 9x कटा, x² 36 है तो x क्या है 6। हमें बतानी है एपी की लेंथ, x है 6 सी। इसके बाद अपने पास दो कॉर्ड ए बी और सी डी हैं किसी सर्कल में। ये हमारा सर्कल है और दोनों एक दूसरे को ही पॉइंट पे काटती भी हैं। ये अगर ए बी है और उसके बाद में ये सी डी है, ये ई पॉइंट है, इस तरीके का अरेंजमेंट है। सी ई जो है ये है 4.5 और ई डी है आपका 6। जब भी दो कॉर्ड एक सर्कल में एक दूसरे को किसी फिक्स पॉइंट पे काटें तो हमेशा उनकी आधी लंबाइयों का प्रोडक्ट बराबर होता है। जैसे इस कॉर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ए ई इंटू ई डी, यही चीज़ बराबर होगी सी ई इंटू सी डी। सी डी इनफैक्ट सी ई इंटू ई डी, ये आधी आधी लेंथ। ए ई डी अभी पता है नहीं, सी ई है 4.5 और ये है ई डी = 6, ये आ जाएगा 27। हमें बताना है उस ट्राइंगल का एरिया जो कि इन दोनों से मिलकर बना है, वो यही तो है लंबाई इंटू चौड़ाई। एक को लंबाई लीजिए, दूसरे को चौड़ाई लीजिए, ट्राइंगल का एरिया 27 है ए। नेक्स्ट यहाँ पर एक और सर्कल का क्वेश्चन है। दो सर्कल एक दूसरे को ऐसे बाहर से टच कर रहे हैं। अब इसमें दोनों के सेंटर दिए गए हैं C1 C2, इन दोनों के बीच की दूरी है 7। अब ये इस वाले सर्कल के लिए रेडियस R1 है और ये इस वाले सर्कल के लिए रेडियस R2। इन दोनों को जोड़िए तो यही तो मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। R1 R2 मिला के 7 है, जिनमें से एक सर्कल की रेडियस मान लीजिए R1 आपको 4 पता है, R2 हो जाएगी 3 C। अगेन यहाँ पे एक सर्कल का क्वेश्चन है। ये आपका सर्कल है। अब इसमें अंदर आपने एक राइट एंगल कुछ इस तरीके से बनाया कि जो ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब उसकी एक साइड सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी। तो ये सर्कल की डायमीटर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड कब हो सकती है? जब इस प्रकार का बनेगा और ये 90 होगा। जब सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और उसकी एक साइड डायमीटर होती है तो ये एंगल 90 होता है, पता होगा। क्योंकि अगर हम इस पूरे पोर्शन की बात करें तो ये सेमी सर्कल है जिसकी वजह से ये 90 है, ठीक। अब इसमें रेडियस है 10 तो ये पूरी डायमीटर डबल होगी, 20 होगी। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या चीज़ फॉलो होती है? ट्रिपलेट ना। ट्रिपलेट सबसे बेसिक वाली 3 4 5 होती है और ये जो 5 है हमेशा 90 के सामने होगा, लेकिन यहाँ पे 90 के सामने 20 है ना, 5 का 4 गुना। तो ये वाली साइड हो सकता है 3 का 4 गुना हो, ये वाली हो सकता है 4 का 4 गुना हो, या फिर उल्टा हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। ये 12 ये 16 हो जाए। अब इसमें पेरीमीटर वाली कंडीशन और वेरीफाई कर लीजिए। ट्राइंगल का पेरीमीटर यानी तीनों साइड मिला के 48 है। 16 12 32, 16 12 28 20 48 सही तो है। तो बाकी दोनों साइड 12 और 16 हो ना गई, 12 एंड 16 सी। इसके बाद देखिए 60 नंबर, एक सर्कुलर रोड है इस प्रकार का और उसके बाहर मतलब उसके अंदर मैदान है। ये सड़क है पूरी और उसके अंदर ये मैदान है। अब इसमें दो सर्कल आपको दिख रहे हैं, ये आउटर सर्कल बाहर वाला बड़े वाला और एक इनर सर्कल छोटे वाला अंदर वाला। इसकी रेडियस अगर R1 मान लें और बड़े वाले की रेडियस ये R2 मान लें तो R2 में से R1 गया तो यही तो बचा, ये R2 माइनस R1। ये सड़क की चौड़ाई है, आपको इसी सड़क की चौड़ाई बतानी है। इन दोनों के सरकमफ्रेंस के बीच का डिफरेंस, छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के बीच का 66 गिवन है। बड़ा सरकमफ्रेंस माइनस छोटा सरकमफ्रेंस 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1 66, 2 पाई R2 माइनस R1 66, 22/7 पाई को लिख दिया, 22 तिहाई 7 तिहाई 21 का आधा हो गया 10.5। इतनी चौड़ी वो रोड है बी। अब एक फिर से आपको सर्कल का क्वेश्चन दिया है। इस बार रोड की चौड़ाई आपको 3.5 मीटर की गिवन है।
ये जो रोड की चौड़ाई है ये 3.5 मीटर है। सरकमफ्रेंस ग्राउंड की, मतलब ये जो अंदर ग्राउंड बना है ये वाला, इसकी सरकमफ्रेंस 44 है, 2 पाई R1। अगर मैं इसकी रेडियस R1 मानूँ तो 44, रेडियस आ जाएगी 7। सॉल्व करिए 22/7 रख के, यही आएगा, इट विल बी 7। और ये है 3.5, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस। तो R1 7 है, R2 माइनस R1 3.5 है। तो R1 की वैल्यू अगर मैं 7 यहाँ से रख दूँ तो R2 आ जाएगा 10.5, ये आ जाएगा 7.5। अब इसमें कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग दी रोड, मतलब रोड का एरिया चाहिए। ये कैसे मिलेगा? बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई R2 प्लस R1, R2 माइनस R1, यानी 22/7 R2 R1 जोड़ा तो कितना आया? 10.5 और 3.5, 3.5 नहीं, 3.5 तो डिफरेंस है 3.5, और 7 और 3.5 10.5, ये डबल बार में 11 इंटू 11/2। अब इतना एरिया आ गया। अब इसमें बतानी है कॉस्ट कि ये एरिया बनाने में खर्चा कितना आया। 1 मीटर स्क्वायर का 30 पैसे है, तो 30 पैसे, यानी कि हम क्या करेंगे 30/100 रुपए से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। 15 जा 5 3 जा 5 20 जा 33 इंटू 11 363/20। वैसे एक चीज की कैलकुलेशन मिस्टेक थी, पाई R2 प्लस R1 जब हम कर रहे थे, R2 आपका 10.5 है, R1 है 7, 17.5 और ये 3.5, पाई ना होके 22/7, ये डबल 35/2 इंटू 11 इंटू 30/100, ये 3/10, 35 इंटू 33/20, 105 इंटू 11/20, 1155/20, 115.5 का आधा 57.75 बी। 62 नंबर है पिरामिड से। पिरामिड का ये जो बेस है वो स्क्वायर के शेप में है, और उस स्क्वायर की डायगनल यहाँ पे 24√2 है, क्योंकि बेस की डायगनल दी है और बेस क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर की डायगनल होती है a√2। स्क्वायर की साइड आ गए 24, स्क्वायर का एरिया हो गया a स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस पता चल गया भाई। पिरामिड की वॉल्यूम इतनी दी गई है जो कि होती है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आपसे हाइट पूछी है, एरिया ऑफ बेस पता है, वॉल्यूम 1728 ये है पता है, हाइट बता लेंगे आराम से। 24 से इसको काटेंगे, 24 7 168, 24 दूनी 48, 24 तिहाई 3 3 9, हाइट आ गई 9 मीटर सी। फिर देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेंसुरेशन का। सर्कस का एक टेंट है जो कि 3 मीटर तक तो सिलेंडर है, ये जो है ये 3 मीटर तक सिलेंडर है और उसके बाद ये कोनिकल हो जाता है। इसकी डायमीटर चाहे इस सर्कल की देखें चाहे इस सर्कल की, सेमी सर्कल तो है एक ही सर्कल। रेडियस आ जाएगी डायमीटर का आधा 105/2, ठीक। अब ये जो कोनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट है ये पूरी चीज ये है 63। एरिया ऑफ द कैनवास मतलब कोन बनाने के लिए, और साथ ही साथ ये भी बनाने के लिए एरिया ऑफ द कैनवास बताइए। तो एरिया ऑफ द कैनवास मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पाई RL और इसका
कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 22/7, रेडियस है 105/2 और स्लैंट हाइट है 63। ये 2 × 22/7 रेडियस है, यहाँ से 105/2 और हाइट है 3। यहाँ से 22/7 × 105/2 ये कॉमन हो गया और ये 63 और ये 6, ये हो गया 69। ये 11 बार में कटा और ये कटा कम 7 15 बार में। लेकिन इसमें ऐसे नहीं करेंगे, पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, चांस नहीं ले सकते। 15 11 ये हो जाएगा 10,395। 2 × 11 22 × 45, ये हो जाएगा 990 यानी 11,385 ए। उसके बाद हमारे सामने एक सिलेंडर है, उसकी हाइट इतने से कम कर दी, मतलब इतने से बढ़ा दी, रेडियस को इतने से कम कर दिया 25 और 10 से। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई की वजह से कुछ नहीं होगा, जो भी चेंज होगा रेडियस और हाइट की वजह से। आर इंटू एच, सी इज इक्वल टू आर इंटू एच मैटर करेगा हमारे लिए। इसका पता है, इसका पता है, तो नेट हो जाएगा x + y + xy/100। अब ये जो रेडियस है ये रेड्यूस हुई है, कम हुई है, तो माइनस का साइन लेंगे, और ये हाइट बढ़ी है तो लेंगे प्लस का साइन। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ये -15, ये -2.5 यानी -17.5, 17.5% से कम हो गया मामला ए। फिर है एक और यहाँ पर मेंसुरेशन का सवाल। एक कोन को कन्वर्ट कर दिया स्फीयर में, तो जब भी एक 3D फिगर दूसरे 3D फिगर में कन्वर्ट हो जाए तो नेट वॉल्यूम बराबर V1 = V2, वॉल्यूम ऑफ कोन πr² h 1/3 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना। अब 3 से 3, पाई से पाई कट, r² h 6² × 24 और ये 4 × r³, 6, r³ = 6³ r = 6 a। अगला क्वेश्चन भी मेंसुरेशन का ही है। गोले की 3 बॉल थी, जो कब मिली? जब आपने एक बड़ी सी गोले की बॉल को पिघला दिया। अब ये जो बड़े सी गोले की बॉल है ये 3 सेंटीमीटर की इसकी डायमीटर है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1.5। ठीक, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 × 1.5 × 1.5 × 1.5। यही वॉल्यूम बराबर होगा इन 3 जो बॉल हैं उनके, ये पाई 4/3 पाई r1³ + r2³ + r3³, ये कटा 1.5 × 1.5 × 1.5, r1³ 1.5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये डायमीटर है, और ये जो 1.5 था ये भी डायमीटर था, तो इसका मतलब हुआ 0.75 का क्यूब प्लस ये 2 का 1 हो जाएगा, रेडियस आधी होती है, प्लस x³। ठीक, x से हमें पता चलेगी रेडियस। सॉल्व करके x निकालना है और कुछ नहीं। जितनी जल्दी हो सके इसको कर लीजिए। 75/100 × 75/100 to 75/100 + 1 + x³। ये 100 से ये कटा, ये 10 टाइम्स कटा। ठीक,
15 5 जा 15 5 जा 15 5 जा, तो 125/1000 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, ये 1 से 1 कटा, एक्स क्यूब 125/1000, एक्स आ गया 5/10 यानी 0.5 रेडियस है तो डायमीटर होगी डबल। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर करेक्ट है, कोई भी ऑप्शन यहाँ से सही है नहीं। इसके बाद ये लीजिए मेंसुरेशन का एप्लीकेशन। एक नदी है 7 मीटर गहरी 12 मीटर चौड़ी। अब नदी की लंबाई पानी किस गति से बह रहा है उस पर डिपेंड करती है। पानी की गति है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूर नदी चली जाएगी, यानी 36,000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर। 60 मिनट में अगर हम बात करें तो 36,000 मीटर, 1 मिनट में बात करें तो 36,000/60 यानी 600 मीटर। हमको वॉल्यूम निकालना है कि ये नदी समुद्र में कितनी चली जाएगी, कितने लीटर नदी समुद्र में चली जाएगी आधे मिनट में। तो 1 मिनट की लंबाई आपकी 600 है, आधे मिनट की आधी होगी 300 मीटर होगी। तो लेंथ पता चल गई। वॉल्यूम होती है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 7 × 12 × 300, इतने मीटर क्यूब पानी उसमें घुस जाएगा। तो मीटर क्यूब में अगर निकालना होता तो आंसर ये है, लेकिन लीटर में निकालना है ना। 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। इतने क्यूब मीटर क्यूब आपके पास है, 1000 से मल्टीप्लाई करा के निकाल लीजिए आराम से। 84 × 252 इंटू 10⁻³ और 2 5। अगर मैं 2 के बाद इधर पॉइंट दे दूं तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 2.52 इंटू 10⁻7 यानी कि C, इतने लीटर पानी जाएगा समुद्र में आधे मिनट में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 68 ट्रिग्नोमेट्री का है। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5 यहाँ से। और अगर हम ये जो एक्सप्रेशन है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ऊपर से अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें तो 5 sin थीटा/cos थीटा माइनस 3। सेम काम अगर हम नीचे करें तो 5 sin थीटा/cos थीटा प्लस 3, ये कट गया, sin बाई cos होता है tan, तो 5 tan थीटा माइनस 3, 5 tan थीटा प्लस 3, यही तो बचेगा। tan थीटा वैसे भी 4/5 था तो उसे रख दिया हमने 1/7 ए क्यों? जी हाँ, 4 में से 3 गया 1, 4 3 7, 1/7। उसके बाद 69 भी ट्रिग्नोमेट्री का है, इजी है। इसको क्यूब और स्क्वायर में ब्रेक मत करिए। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा हमें ये पता है। ये दोनों आपको 2 कब देते हैं, दोनों मिलके। तो अगर मैं थीटा 90 रख दूं तो साइन 90 भी 1, कॉसेक 90 भी 1। यहाँ भी अगर हम थीटा रख दें तो 1⁵ प्लस 1⁵, बिकॉज साइन 91 कॉसेक 91, ये 1 और 1 2 आ गया। 1 की कितनी भी पावर ले लीजिए फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज ऑलवेज 1। तो यहाँ से हो गया ए। 70 नंबर सीरीज है ये, लेकिन ये सीरीज कुछ खास नहीं है। कैसे? ये tan 1 है, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, इसे tan 89 लिख दूँ। ऐसे ही ये tan 2, उसके साथ मैं पीछे से tan 88 उठा लूँ। भाई 89 इधर है तो पीछे 88 रहा होगा ना कहीं पे। ऐसे ही tan 3, tan 87, ये सब मैं लिख लेता हूँ। अब यही क्यों किया? 1 को 89 के साथ क्यों रखा, 2 को 88 के साथ क्यों? क्योंकि 1 और 89 होता है 90, 2 और 88 होता है 90, 3 87 90। 90 से क्या फ़ायदा है यहाँ पे? 90 से बस यही फ़ायदा है कि ये tan 89 है, इसे cot
90 माइनस 89 लिख दीजिए, cot 1 आ जाएगा। 90 माइनस 1 सॉरी, 90 में से एक ही कम करो तो 89 आता है ना। तो ये tan 1 cot 1, tan 2 cot 2, tan cot कैंसिल हो जाता है सेम एंगल पे, तो ये हमेशा पूरी सीरीज कट के 1 देगी और कुछ नहीं। बी। अब इसमें दो वर्टिकल खंबे हैं रोड की अलग अलग साइड में, ये पहला ये दूसरा, दोनों खंबे अलग अलग हाइट के हैं। ये बड़े वाला 108 मीटर का है और ये छोटे वाले की हाइट मान लीजिए h। अब इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कब निकलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? जब ऊंचे पे खड़े होके कोई नीची चीज आप देखो। तो यहाँ पे ऊंचे पे खड़े होके आपको क्या देखना है? फ्रॉम द टॉप ऑफ वन पोल टू द बेस ऑफ द अदर। यहाँ पे टॉप पे खड़े हैं, यहाँ पे इसका बेस देखना है, ये इसका पाँव देखना है। ये आप देखोगे सामने से ये पूरे एंगल पे यहाँ पे, और यही एंगल ये बन जाएगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल। ये एंगल कितना होगा? जब आप बहुत ऊंचे पे खड़े होके एकदम नीची चीज को देखते हैं तो सर को ज़्यादा झुकाना पड़ता है कि नहीं, तो ये ज़्यादा एंगल बनेगा, दिस विल बी 60। ऐसे ही जब आप यहाँ पे खड़े होके इसका बेस देखोगे तो कम हाइट पे खड़े होके बेस देखने पर एंगल कम बनता है, और ये दूरी हो गई x। ये 90 है, ये एंगल 90 है। अब लगाइए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ इस 60 के हिसाब से। तो 60 के सामने 108 यानी परपेंडिकुलर, और 90 60 दोनों जहाँ बन रहे वो बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस tan 60। tan 60 होता है √3, 108 बाई x, x हो गया 108 बाई √3, x इज इक्वल टू 108 बाई √3। अब एक काम करिए, इस वाले में ट्रिग्नोमेट्री लगाइए इस 30 के हिसाब से। तो 30 के सामने परपेंडिकुलर और 90 30 दोनों जहां बन रहे वो बेस, 108 बाई √3, और ये हुआ tan 30। tan 30 होता है 1 बाई √3, ये मल्टीप्लाई होगा 108 बटे √3 से, h ये 3 बना, ये 36 बार में, हाइट आ गई 36a। अब ये वाले में 72 से लेकर 75 तक 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब ये जो 4 क्वेश्चन हैं इसके लिए आपको ये वाला पूरा ग्राफ देखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि साल 2004-5 के मुकाबले साल 2005-6 में कितने परसेंटेज का डिक्रीमेंट हुआ। तो ये देखिए 2004-5 का डेटा, ये 1000 से थोड़ा नीचे है 900, और ये थोड़ा सा और नीचे है मतलब 800। 100 का नुकसान हो गया 900 पे, 1/9 यानी 100/9, 11 1/9%। बी। अगर आपने इसमें सही से देखा नहीं तो कंफ्यूज होइएगा। इसके बाद 73 नंबर में आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा साल था जिसमें पिछले साल के मुकाबले सबसे कम इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो क्या वो साल 2006-7 था? तो 2006-7 के पीछे क्या आता है? 2005-6 जहाँ पे 800 है, और 2006-7 में ये 1000 है, तो 200 का हुआ यहाँ पे। फिर 2007-8 देखिए, यहाँ पे 1000 से थोड़ा ऊपर मतलब 1100, तो 100 का हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे 100 का हुआ, ऊपर हुआ 200 का, तो 200 वाला कट, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। 2003-4 में अगर हम बात करें तो 2-3 के हिसाब से देखिए, ये है करीब 400 के आसपास और ये है 600, तो मतलब 150 से 200 के बीच में इंक्रीमेंट हुआ। ये कट, क्योंकि 100 हमें मिल रखा है ऊपर। 2004-5 ये है, 2003-4 ये है, ये 600 और ये 900, तो मतलब 300 के आसपास। ये भी कट गया, बाय डिफ़ॉल्ट बी करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 100 का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। फिर 74 नंबर है, फ्रॉम द ईयर 2004 to 78, मतलब 2003 से 2007-8 तक। तो देखिए किन किन के बारे में हमें बात करनी है। 2003-4 का डेटा ये है, 2007-8 का ये है करीब 600 और ये है 1200 के आसपास।
तो डबल हो गया ना, डबल हो गया इसका मतलब 100% से बढ़ गया, ए खत्म। उसके बाद देखिए 75, 2002-03 के मुकाबले 2006-07 में यहां पे बताइए कितना परसेंटेज से बढ़ा है। तो चलिए देखते हैं किस बारे में बात हो रही है, 2002-03 और 6-7 के बारे में एकदम ग्राफ में देखेंगे। तो 2002-03 में डेटा ये है 400 और 2006-07 में है एग्जैक्टली 1000। तो 400 से 1000 हो गया, मतलब 600 बढ़ गया 400 पे, इंटू 100 कीजिए तो 150% से मामला बढ़ गया बी। अब इसमें हिंदी सेक्शन से हम लोग शुरुआत करेंगे। 25 क्वेश्चन इसके आते हैं। सबसे पहले वाले में व्यंजन की संख्या टोटल बतानी है, हिंदी में ये होती है 33। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछते कि टोटल लेटर कितने होते हैं हिंदी में, यानी कि वर्ण, तब उसका आंसर होता 52, क्योंकि 33 तो व्यंजन हो गए, 11 आपके संयुक्त स्वर हो गए। संयुक्त स्वर जो है वो 11 हो गए, ये भी ध्यान रखिए। तो 33, 11, 44, अब बच गए 8। अब 8 में 2 होते हैं उत्तिक्ष व्यंजन, 2 होते हैं अयोगवाह, और बाकी के 4 होते हैं संयुक्ताक्षर। ये सारी जानकारी आपको हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें संधि विच्छेद करना है, पुनर्चर्चा का मतलब संधि विच्छेद गिवन है, संधि बनानी है। तो ये होता है विसर्ग। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यहां पे विसर्ग के बाद क्या दिख रहा है आपको, चर्चा का चा दिख रहा है ना, तो विसर्ग के बाद अगर चा या छा आए तो शा बन जाता है, पुनर्चर्चा, सी। अब इसमें नेक्स्ट करना है संधि विच्छेद, उत्छ्वास, तो इसका हो जाएगा उच्छ्वास। यहां पे आपको दिख रहा होगा ता के बाद छा दिख रहा है, तो जो ता है वो चा से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो छा है उसका शा बन जाएगा, जैसा कि नियम होता है संधि विच्छेद में। कौन सी संधि है ये, व्यंजन संधि, इसका होगा डी। अब उसके बाद 3 शब्द हैं, 3 अलग अलग समास बताने, चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में। तो ये सभी बहुव्रीहि इस प्रकार के समास हैं, सी। इसमें युद्ध में स्थिर रहने वाला एक वाक्य आपको गिवन है, इसमें समास का विग्रह पद बताइए। तो ये एग्जाम्पल है अलुक तत्पुरुष समास का। उसके बाद नेक्स्ट है तद्भव शब्द बताइए, तो इसका हो जाएगा हींग। हींग का तत्सम होता है हिंगू, तो इसका करेक्ट हो गया सी। बाकी हस्त, हस्ती, हीरक ये सब के सब तत्सम हैं। इसमें आप बताइए सभी की सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें नाम या प्लेस का नाम तीनों में ही होना चाहिए। यहाँ बुढ़ापा, ना तो ये नाम है ना ये प्लेस, ये कट गया। ममता ये तो गुण है, ये भी कट गया। मिठास भी गुण है, ये भी कट गया, तो बच गया ए। राम, रामचरितमानस और गंगा तीनों ही अलग अलग नाम है विशिष्ट। असुर का पर्यायवाची इसमें बताइए, मतलब कौन सा नहीं है वो बताइए। तो यातुधान, सुरारी और तमीचर ये सब के सब असुर के पर्यायवाची हैं, जबकि धूमकेतु अलग है। धूमकेतु पर्यायवाची नहीं है, सी। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय यहाँ पर अनुचित है, मतलब संरचना के साथ कौन सा शब्द आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पे संरचना के साथ उद्भावना नहीं ले सकते, बी। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक है, इसमें है अपादान, क्योंकि वृक्ष से पत्ते अलग हो गए तो अपादान, सी। नेक्स्ट है यहां पर अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में एक बड़ा कार्य है। तो कवि सम्मेलन का क्या होता है, आयोजन ही तो होता है ना। 11 का हो गया ए। अब इसके बाद यहां पे सेंटेंस फॉर्मेशन कि कौन कौन से सेंटेंस लाइन से लग के पूरा एक वाक्य बन जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा।
व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, मतलब जो बाराती प्रोफेशनल टाइप के होते हैं, जो हर बारात में जाते हैं, वो अपने अनुभव का लाभ किस प्रकार उठा लेंगे। तो वो सबसे पहले तो कहीं जाएंगे तो उन्होंने गांव में घुसपैठ की, मीठे से उबते हुए छाछ राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग, तब मन, या अल्लाह, मन क्या करते, मन महसूस कर रह जाते, रा, और उसके बाद निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का उपयोग करके रिश्तों का ताना बाना बुनते, या ला रा वा, बी। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन है। दूरदर्शन पर प्रकाशित या प्रदर्शित हो रहे दो धारावाहिक, अगर इनके नाम गिवन है तो बहुत अच्छा। देखिए नाम मिल गए, रामायण और महाभारत। तो दूरदर्शन पर प्रदर्शित हो रहे दो धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, इतने लोकप्रिय हो रहे हैं। वा रा, ये दोनों चीज आपको शुरू में चाहिए, यहाँ मिल गई, इसको टिक करिए और आगे बढ़िए, बाकी और कोई ऑप्शन मैच करेगा नहीं। आप यहाँ पूरा मिला लीजिए। इतने लोकप्रिय हो रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं, ऐसे इसमें हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नहीं है, इसमें अलग है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इसका सिंपलेस्ट बनाना है कि ज़्यादा घुमा फिरा के बात ना की जाए, उस टाइप का वाक्य। तो इसको ऐसे सिंप्लेक्स में बना सकते हैं कि जो कवि लोकप्रिय होता है, तो सिंपल उसको लोकप्रिय कवि बोल दीजिए ना। लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं, इसका हो जाएगा बी। इसमें 15 नंबर में आप चयन कीजिए शुद्ध वाक्य का जो एकदम करेक्ट है। तो पहला है, मैं सारी रात जागता रहा, तो बस यही शुद्ध है, बाकी सब गलत है, क्योंकि मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं पूरी रात भर, तो पूरी और रात भर एक साथ नहीं आना चाहिए, मैं सारी रात भर, इसमें भी सेम बात है, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया। उसके बाद 16 नंबर में एक मुहावरा गिवन है जिसका नाम है कूप मंडूक होना। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अनुभव या बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होना, किसी फील्ड में एकदम फ्रेशर होना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, डी। नेक्स्ट है यहाँ पर एक लोकोक्ति, पत्थर को जोंक नहीं लगती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति कोई किसी की बात समझना नहीं चाहता, उस पर ध्यान नहीं देना चाहता, उसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, डी। अब इसमें 18 नंबर में रीति काल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल, ऑप्शन सी। 19 नंबर में भूषण का विलोम शब्द क्या है? दूषण, सी। अवनी का विलोम शब्द क्या है? तो अवनी का है अंबर, सी। 21 से लेकर 25 तक जो है, यहाँ पर इस पूरे पैसेज को देखना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके इसको पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विद्या और राजनीति सहोदरा हैं, सहोदरा और सगी बहन सेम है, ये सही है। दोनों की प्रकृति समान है तो गलत है, क्योंकि साफ लिखा है दोनों के स्वभाव भिन्न हैं, ये यहाँ से गलत है, बी, क्योंकि गलत वाला ही छांटना था। संसार का इतिहास साक्षी है कि छात्र, तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली आपको मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर इंटरप्रेट करना पड़ेगा। क्या चीज है? संसार का इतिहास साक्षी है कि छात्र, तो छात्र के बारे में और संसार के इतिहास के बारे में यहाँ देखिए क्या रिलेशन है। तो सबने क्या देखा? सबने ये देखा इंडोनेशिया और ईरान में छात्रों ने संसार का तख्ता ही पलट दिया। इसका मतलब ये है, तो यहां देखिए क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे संसार ने ये देखा कि इंडोनेशिया और ईरान में छात्रों ने सरकार का तख्ता ही पलट दिया, सरकार गिरा दी मतलब। और देखिए ये आपको डायरेक्टली भी गिवन है, संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी क्रांति का बिगुल बजा, जब भी बगावत हुई, क्रांति हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो वहां पर छात्र तमाशा नहीं देखते रहे, बल्कि आगे बढ़ करके विरोध प्रदर्शन किए। तो छात्र क्या किए? क्रांति में अग्रणी रहे, मतलब आगे बढ़ बढ़ के काम किए, डी। छात्रों ने संघर्ष किस लिए किया? तो लोग इसको टिक कर देंगे, सरकारें गिराने के लिए, लेकिन सरकार ऐसे नहीं गिरा दी जाती है, उसका पर्पस होता है। सरकार भ्रष्टाचारी होती है तभी गिराई जाती है, तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव था भ्रष्टाचार मिटाना, सी।
कई देशों में हुई क्रांति का श्रेय किसको जाता है? छात्रों को यानी विद्यार्थियों को, ए। और उसके बाद नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन हिंदी से, छात्रों ने किसका आह्वान किया? तो इन्होंने आह्वान किया क्रांति का, सीधे दिख रहा था, डी।